सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 51वें नंबर पे रहा, 51 रैंक पे रहा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 की। बात करें सबसे पहले इसको जारी किसने किया इस रैंक को, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको जारी किया है और इसमें बताया गया कि बिजनेस करने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सा है। और इसमें सिंगापुर लगातार 16वीं बार टॉप पे रहा है, यानी कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सिंगापुर को सबसे बेस्ट प्लेस बताया गया। दूसरे स्थान पे डेनमार्क को रखा, तीसरे पे अमेरिका को और भारत को 51वें नंबर पे रखा इन्होंने। तो कौन सी रैंकिंग है? बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग। अब रैंकिंग इन इंडेक्स वाला प्रश्न है। देखो 2024 में जितने भी आपने रैंकिंग अभी तक पढ़ी है, आने वाले एग्जाम में अगर रैंकिंग से प्रश्न आता है तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। मैं एक बार सारी आपको रिवाइज करवा देता हूं। देखो इस साल की सबसे पहले हमने इंडेक्स पढ़ा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें भारत 93 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क रहा था। इसको जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। फिर हमने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पढ़ा था। इसमें भी 4-5 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा जो काम किए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा, तो इस बार 2 हैं, इंदौर और सूरत। लेकिन 1 लाख से कम आबादी में पूछ लेंगे तो फिर महाराष्ट्र का सासवद टॉपर है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड पूछेंगे, मध्य प्रदेश का मऊ छावनी बोर्ड है। राज्यों में पूछेंगे तो महाराष्ट्र है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर पूछेंगे तो वाराणसी और प्रयागराज है। और सफाई मित्र शहर पूछेंगे तो चंडीगढ़ आंसर होगा। एक हिम तेंदुआ रिपोर्ट जरूर याद रखना, ये पहली बार जारी की गई है। ये रिपोर्ट 2024 से इसको जारी किया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और इसमें बताया कि भारत में टोटल हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड कितने 718 है। और सबसे ज्यादा कहां पर है और सबसे कम कहां पर है ये ध्यान रख लो। लद्दाख में सबसे ज्यादा बताए गए 477, सबसे कम जम्मू कश्मीर में बताए 9। और टॉम ट्रैफिक रैंकिंग 2023 आया जिसमें बताया कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है। तो इसमें पहले स्थान पे लंदन था और भारत से बंगलुरु छठे स्थान पे था। एक लोकतंत्र सूचकांक डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 हमने देखा जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ही जारी किया था। इसमें भारत 41 नंबर पे रहा और टॉप पे नॉर्वे था। एक वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था और इसमें भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका था। इसको यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया था। एक लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 आया, इसमें भारत 108वें स्थान पे था, टॉप पे डेनमार्क था। और मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 भी आया था, इसमें भारत 134 नंबर पे था, टॉप पे स्विट्जरलैंड रहा था। और इन दोनों सूचकांक इंडेक्सेस को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया था। एक IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 जारी किया था। इसमें देखो देशों में पूछेंगे तो बांग्लादेश टॉप पर है। और सबसे प्रदूषित राजधानी पूछेंगे कैपिटल तो दिल्ली बताई गई। और सबसे प्रदूषित महानगर पूछा तो बिहार का बेगूसराय बताया गया। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आई थी, इसको यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। भारत 126वें स्थान पे रहा और टॉप पे फिनलैंड था। एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी आया, इसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका है, दूसरे पे रशिया और तीसरे पे चाइना। मतलब इसमें बताया कि भारत की जो सेना है वो दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। और फोर्ब्स ने गोल्ड रिजर्व के ऊपर एक इंडेक्स जारी किया था, तो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व ये अमेरिका के पास है और इस मामले में भारत 9वें स्थान पे था। तो ये 2024 के ही सारे इंडेक्सेस मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं और आगे जब भी इंडेक्सेस आते रहेंगे मैं आपको बार बार ये शीट रिपीट कराता रहूंगा ताकि आपको यहाँ पे हम रिविजन करें ना, इतने में ही ये सारी चीजें आपको याद हो जाए। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 6 अप्रैल को। तो हर साल 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। और पहली बार इस दिवस को हमने 2014 में मनाया था। अच्छा देखो ये तो हो गया आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो आप 6 अप्रैल को मना रहे हो। अब एक राष्ट्रीय खेल दिवस भी होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो आप जानते हो हम 29 अगस्त को मनाते हैं। हॉकी के महान प्लेयर या हॉकी के जादूगर के नाम से फेमस मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को। और वैसे 6 अप्रैल को 2 और दिवस मैं आपको बताऊंगा। एक तो राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस इस बार हम मना रहे हैं, नेशनल हैंडलूम डे जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो। एक्चुअली में ये अप्रैल के पहले शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार ये हम 6 अप्रैल को मना रहे हैं। और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस नेशनल लाइब्रेरी डे के रूप में भी मना रहे हैं। तो ये 6 अप्रैल को 3 दिवस इस बार मैंने आपको बताई, ये ध्यान में रखना। वैसे डे वाला प्रश्न है तो देखते हैं जरा अप्रैल में अभी तक कौन कौन से डे हम मना चुके हैं। तो 1 अप्रैल को एक तो उत्कल दिवस मनाया था, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल को खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को एक तो अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया और
5 अप्रैल को ही हमने नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया था। तो ये अप्रैल के डेज हैं, अभी तक हम मना चुके हैं, इनको ध्यान में रखना। जैसे जैसे आगे डेज जुड़ते जाएंगे ये लिस्ट में बार बार रिपीट करता जाऊंगा। अभी तो इतने से डेज दिख रहे हैं, मंथ के एंड तक ये सारे डेज हो चुके होंगे और आपको ये याद हो चुके होंगे। अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देख रहे होंगे करी के एग्जाम में, और जब भी ये शीट रिपीट में कर रहा हूँ तो साथ साथ बोलोगे तो ये आपको याद भी हो चुके होंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि डीआरडीओ ये उड़ीसा के चांदीपुर के समान एक नया परीक्षण केंद्र कहां पे बना रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको भी। तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। देखो आपको ये तो पता है कि डीआरडीओ जो भी हथियार, जो भी वेपन वगैरह, जो भी मिसाइलें वगैरह बनाता है उसकी वो टेस्टिंग करता है, उनका परीक्षण करता है। और कहां पे करता है? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में करता है। जैसे अभी हमने देखा था लास्ट अग्नि 5 का इसने परीक्षण किया था, अग्नि प्राइम का परीक्षण किया था, तो वो टेस्ट यहीं पे तो किए गए थे। पर अब आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हम वेपन्स बना रहे हैं, बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो रही है, तो ये एक जो सिंगल हमारा टेस्ट रेंज है ये हमें कम पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग होती रहती है। तो अब हम चाहते हैं कि इसी तरह का एक और टेस्ट रेंज बनना चाहिए भारत में। तो बस अब डीआरडीओ ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसी तरह का एक और टेस्ट रेंज ये बना रहा है। कहां पे बना रहा है ये आपको ध्यान में रखना है। पश्चिम बंगाल के जूनपुट गांव में बना रहा है। और आप देखोगे ये दोनों के दोनों स्थान बे ऑफ बंगाल रेंज में ही आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ध्यान में रखना। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न मैं आपको याद दिलाता हूं कि इसरो ने अपना दूसरा लॉन्च पैड कहां पे स्थापित किया, जिसकी अभी कुछ समय पहले आधारशिला भी रखी थी, फाउंडेशन स्टोन भी रखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, याद है आपको? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में। इसका पहला वाला कहां पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहीं से तो इसरो सारे रॉकेट वगैरह लॉन्च करता है। और अब दूसरा स्थापित कर रहा है कहां पे? तमिलनाडु में। तो वो इसरो का दूसरा है और ये डीआरडीओ का दूसरा है। दोनों मिलते जुलते प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। और डीआरडीओ की बात है, डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष है समीर वी कामत। इसका मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत ये ब्रह्मोस मिसाइल किसे बेच रहा है, तो फिलीपींस और इंडोनेशिया आंसर करना। और हमने 2 डॉर्नियर 228 विमान भी बेचे हैं, किस देश को? गुयाना को। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभी रोमानिया देश ने ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर को लॉन्च किया है। इसका नाम ELINP रखा है। फुल फॉर्म होता है एक्सट्रीम लेजर इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसे बनाया किस कंपनी ने है? तो थेल्स नाम की कंपनी ने बनाया है। इस लेजर का इस्तेमाल कहां कहां पे किया जाएगा, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस होंगे? तो परमाणु कचरे को नष्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अंतरिक्ष में जो मलबा है उसे हटाने में, उसे नष्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल होगा, जैसे कि कैंसर थेरेपीज में या एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स में इसका इस्तेमाल होगा। तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है, याद रखना। किसने लॉन्च किया? अभी रोमानिया ने। अच्छा, रोमानिया देश के बारे में अभी हमने न्यूज में पढ़ा था, आप बता सकते हो कहां पे? पहले आपको मैं ले चलता हूं रोमानिया। ये रहा मैप में रोमानिया। ये एक यूरोपियन कंट्री है और कैपिटल बुखारेस्ट होती है, करेंसी है रोमानियन लीव। कहां पे पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था अभी रोमानिया और बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल होती है सोफिया। अभी शेंगेन क्षेत्र में ये शामिल हुए थे, पढ़ा था ना इनके बारे में। अच्छा देखो, प्रश्न देखो, हमारा प्रश्न अभी हमने क्या पढ़ा? दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, ये लॉन्च तो कर दिया रोमानिया ने। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप में से कोई उसका नाम बता सकते हैं, तो आंसर होगा दुर्गा 2। और अभी ब्रिटेन ने भी ड्रैगन फायर लेजर वेपन का परीक्षण किया था, आपको याद होगा, पढ़ा था हमने करंट अफेयर्स में। और ईरान का जो लेजर आधारित लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है? आयरन बीम। अच्छा यूं बताओ, भारत में ये आपको लीगो वैद्यशाला के बारे में हमने पढ़ा था, ये कहां पर है? लीगो मतलब क्या होता है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र के हिंगोली में। ग्रेविटेशनल वेव्स की स्टडी करने के लिए है ये। अच्छा, लेजर के बारे में हम बहुत पढ़ रहे हैं। लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो यहां पे बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 19वीं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद की जो बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता कहां पे हुई है? मतलब इसकी अध्यक्षता किसने की? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 19वीं सुरक्षा परिषद की बैठक ये कहां पे हुई?
कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। और इसमें भारत की तरफ से हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अजीत डोभाल जी, उन्होंने हिस्सा लिया। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में, और उस समय इसका नाम शंघाई 5 हुआ करता था, और 2001 में इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया। आपको पता है 2017 में भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे, और अभी लेटेस्ट 2023 में हमने पढ़ा था ईरान इसका नवीनतम सदस्य देश बना था 9th नंबर का। हेडक्वार्टर मिलेगा बीजिंग चाइना में, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया था एक बार एग्जाम में। और आपको याद हो तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वाराणसी को पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल चुना था। 2023 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भारत ने की थी, और 2024 में कौन कर रहा है? कजाकिस्तान कर रहा है। कजाकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। अच्छा, मैं आपसे यूं पूछूं कि बताओ कौन सा ऐसा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य देश नहीं है? तो ये अच्छा प्रश्न बन सकता है। इसका उत्तर होगा तुर्कमेनिस्तान। अब कजाकिस्तान की बात हो रही है तो ये रहा मैप में कजाकिस्तान। कैपिटल हमने कहा इसकी होती है अस्ताना, करेंसी होती है कजाकिस्तानी तेंगे, और ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, ये याद रखना। और अरल सागर ये आपको देखने को मिलेगा किन किन के बीच? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में इनकी बाउंड्री पर है ये। और यहाँ पे एक झील आपको मिलेगी कजाकिस्तान में जिसको कहते हैं बालकश झील। जो कजाकिस्तान है, यहाँ पे यूरेनियम के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण ये कहां पे विकसित करेगा? तो आंसर होगा, ऑप्शन में अगर देखोगे तो यहाँ पे आंसर कर्नाटक होता है। अब मैंने ऐसे क्यों बोला, मैं आपको बताता हूं। तो भारत ये कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण बना रहा है, और इसके लिए किसने कंपनी बनाई है जिसका नाम है भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, यानी कि इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इसका मतलब ये हो गया, देखो हम जहां से कच्चा तेल क्रूड ऑयल को आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, भविष्य में मान लो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि वहां से कच्चा तेल आना बंद हो गया, कारण कुछ भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास इतना रिजर्व तो होना चाहिए कि हम हमारा काम चला सके, हमारे काम रुके नहीं। जब तक हम कोई दूसरा विकल्प या दूसरा रास्ता ना खोज ले, हमारे काम चलते रहें, तो उसके लिए ही रिजर्व होना चाहिए। तो उसी का भंडारण हम कर रहे हैं, स्टोरेज हम बना रहे हैं। ये भूमिगत भंडारण होगा, जमीन के अंदर हम बनाएंगे। और कहां कहां पे बना रहे हैं? तो देखो इसके पहले चरण में 3 जगह हम बना रहे हैं। एक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, और कर्नाटक के मंगलुरु और पादुर में। तो पहले चरण में इन 3 जगहों पर यह बनाया जा रहा है क्रूड ऑयल स्टोरेज। फिर बाद में दूसरे चरण में 2 स्टोरेज और बनाए जाएंगे, एक उड़ीसा के चंडीखोल में और एक कर्नाटक के पादुर में ही। और पहले चरण में हम कितना क्रूड ऑयल स्टोर करेंगे? 5.33 मिलियन मैट्रिक टन, और दूसरे चरण में 6.5 मिलियन मैट्रिक टन। और यहाँ पे आपके लिए जो मैंने फोटो लगाई है, इसमें पूरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। जो भी मैंने आपको चीजें बताई है, यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हो, कहाँ पर ये सिचुएटेड है, पहले चरण में कौन कौन सा है, दूसरे चरण में कौन कौन सा है, कितना स्टोरेज हो रहा है, ये सब। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पे मिला था? सब जानते हो, असम के डिगबोई में। अच्छा, ओपेक के बारे में जानते हो? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में, लेकिन इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में। और अभी कौन सा देश इससे अलग हो गया? अंगोला अलग हो गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी भारत ने किस देश को क्रूड ऑयल के लिए पहली बार रुपये में पेमेंट किया था? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आंसर होगा बिल्किस मीर। तो जम्मू कश्मीर से हैं ये बिल्किस मीर, जो पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें समर ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय बन गई है। वे जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला भी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल जो चाइना के हांगजाओ में 19वां एशियन गेम्स हुए थे, वहां पे भी वो जूरी सदस्य थी। अच्छा, उनका संबंध किस खेल से है? तो कयाकिंग और कैनोइंग। और ये कौन से गेम होते हैं पहले मैं आपको बता चुका हूं। एक तरह का वाटर गेम होता है जिसमें खिलाड़ी विशेष रूप से बनी हुई नाव में बैठ करके रेस लगाते हैं। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को ये दिक्कत है कि ये जूरी मतलब क्या हो गया, तो सिंपल सा मतलब हो गया जज, जजमेंट करेंगी ये, ऐसे समझो। और पेरिस ओलंपिक की बात करें तो ये कब से कब तक हो रहे हैं? 2024 में 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। और 2-3 पॉइंट हमने पढ़े, वो मैं आपको याद दिलाऊं तो इसके उद्घाटन समारोह में याद रखना हमारे ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन बनाए गए? शरद कमल बनाए गए,
इनका संबंध टेबल टेनिस से है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। और अभी किसे भारत से मशाल वाहक चुना था, तो ये भी याद रखना, अभिनव बिंद्रा को चुना था। इनका संबंध शूटिंग से है। और इस बार इसमें 4 नए गेम्स को शामिल किया गया, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, ये भी याद रखना। अगले वाले जो समर ओलंपिक होंगे वो अगले 4 साल बाद होंगे, यानी कि 2028 में होंगे। कहाँ पे? लॉस एंजल्स में होंगे। और वहां पे क्रिकेट शामिल होगा, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा मिनेश शाह को। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रमुख हैं ये मिनेश शाह। इनको अभी नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन चुना गया। अभी आपको बता दूं कि वो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में भी निदेशक हैं। अच्छा, ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसके ये प्रमुख हैं, इसकी स्थापना 1965 में होती है, जिसका मुख्यालय आपको आनंद, गुजरात में मिलेगा। और जिसके अभी ये अध्यक्ष चुने गए हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये देश में डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए काम करती है। अब ये मिनेश शाह से संबंधित मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिखे हैं, सारे के सारे ये शाह हैं। और ये सारे अपॉइंटमेंट अभी लेटेस्ट ही है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अनीश शाह की बात करेंगे, फिक्की के नए अध्यक्ष बने ये। समीर शाह बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के ये अध्यक्ष बने थे, भारतीय मूल के। और जय शाह तो आप जानते ही हो, अभी बीसीसीआई में सचिव हैं ये, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी फिर से अध्यक्ष बन गए थे ये। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये तो हमारी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास है, जिसमें आपको चीज़ें डिटेल में मिलती है। और आपको चीज़ें याद करवाने के लिए इनका रिवीजन भी मैं करवा रहा हूं, ताकि आपको घर में अलग से करंट अफेयर्स के लिए समय नहीं देना पड़े, रिवीजन नहीं करना पड़े। या तो फिर इनके आप नोट्स बनाओ और डेली कुछ समय आप करंट अफेयर्स के लिए निकालो। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर पीछे के करंट अफेयर्स का आप रिवीजन नहीं करोगे टाइम पे, तो वो भूलते आप जाओगे और एग्जाम में फिर पीछे का कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो अगर आप खुद से रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपके लिए रिवीजन वाली क्लास हमने स्टार्ट की है अभी जनवरी से ही। और जनवरी के तो पूरा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है, रिवीजन कंप्लीट हो चुका है जनवरी का। उसका प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मैंने डाल दिए हैं। अभी फरवरी का स्टार्ट हो गया है, आज फरवरी का पहला क्लास मैंने डाल दिया। तो उसमें भी ये सारे ऑप्शन मैंने करवाए थे, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। तो वो रिवीजन वाली क्लास आप ज़रूर अटेंड करें, उससे आपको बेनिफिट ही होगा। 10-12 मिनट आपको डेली क्लास के लिए देने होंगे, बस बैठ के आपको सुनना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सारी आपकी मेहनत मैं कर रहा हूँ, बस सुनते जाओ, देखते जाओ, सुनते जाओ, देखते जाओ, चीज़ें याद करते जाओ। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर दिया करो यार। व्हाट्सअप वगैरह फेसबुक अगर यूज़ करते हैं तो एक बार वहाँ पे शेयर ज़रूर करना प्लीज़। आज की वीडियो के हमारा लाइक का टारगेट रहेगा 7000 लाइक का। तो मुझे विश्वास है अगर सेशन आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकन घोषित किया? तो आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। तो अभी निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में देश में जो युवा है, जो यूथ है, उन्हें मतदान से जोड़ने, मतदान के बारे में जागरूक करने के लिए यूथ आइकन के रूप में चुना है किसे? आयुष्मान खुराना को। ये एक बॉलीवुड एक्टर है, आपको पता ही है। इसी तरह से आपको याद दिलाऊं तो अभी जो पैरा तीरंदाज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम हो गया, शीतल देवी का। उन्हें अभी राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन चुना था। उनसे पहले राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन बनाया था। पंजाब के लिए अभी शुभमन गिल को और उत्तर प्रदेश में मोहम्मद शमी को आइकॉन बनाया था। सबका काम मुख्य रूप से यही है, लोगों को मतदान के बारे में, मतदान के लिए जागरूक करना कि भैया वोट डालना है, ये आपका अधिकार है। बाकी भारतीय निर्वाचन आयोग की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में, और इसीलिए 25 जनवरी को आप लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है, 25वें नंबर के। और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे। और पहली महिलाओं में पूछोगे तो वीएस रमा देवी। और निर्वाचन आयोग के बारे में भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक बताया गया है। और अभी 2 नए चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर भी बने थे, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू उनका नाम है। कई सारी एप्लीकेशन पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया, जैसे कि एक तो सक्षम एप्लीकेशन याद रखना विकलांग व्यक्तियों के लिए, सी विजिल एप्लीकेशन हो गया, गरुड़ एप्लीकेशन हो गया, एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था अभी
नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और अभी लेटेस्ट पढ़ा था हमने मिथ वर्सेस रियलिटी नाम से एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। तो ये ध्यान रखना सारा। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया गया, 5 अप्रैल को। फिर पूछा अभी फिडे रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज प्लेयर कौन बन गए, अर्जुन एरिगेसी। फिर पूछा वाडा के रैंकिंग के अनुसार दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है, तो आंसर होगा भारत। फिर पूछा कि अभी 1 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना में किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया गया, तो आंसर होगा आकाश तीर। फिर पूछा सेनेगल के प्रधानमंत्री कौन बन गए, ओस्मान सोनको। फिर पूछा अभी अप्रैल में ही विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया, तो राकेश मोहन को। फिर पूछा अभी कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहाँ पे लॉन्च की गई, तो आईआईटी बॉम्बे में। फिर पूछा अभी नई पीढ़ी की बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण कहाँ पे किया गया, उड़ीसा में। फिर पूछा अभी किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को। और आखिरी प्रश्न पूछा कि 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी बन गई, तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड नाम से एक अभियान शुरू किया था, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।